मुंबई का धारावी इलाका। एक 17 साल के स्टूडेंट की महज इसलिए हत्या कर दी गई उसके दोस्तों द्वारा क्योंकि उस स्टूडेंट को डांस करना और साड़ी पहनना पसंद था। इसी साल फरवरी के महीने में हरियाणा के फरीदाबाद में एक 10वीं के स्टूडेंट की आत्महत्या से मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसे उसके स्कूल में उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। यूनेस्को ने तमिलनाडु में एक स्टडी की। इसमें 18 से 22 साल की उम्र के 371 लोग शामिल थे। स्टडी में शामिल लोगों ने बताया कि जब वे हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में थे तब उन्हें अपनी जेंडर और सेक्सुअलिटी के कारण प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। कई लोगों को सेक्सुअली हरास किया गया। इसके कारण कई लोगों की स्कूल की परफॉर्मेंस प्रभावित हुई और 33% ने अपना स्कूल ही छोड़ दिया। हमारे घरों के बाद स्कूलों को ही तो हमारे लिए सबसे सेफ स्पेस माना गया है ना। लेकिन अगर इन आंकड़ों के आधार पर देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज LGBTQAI+ से आने वाले समुदाय के लोगों के लिए एक सेफ स्पेस बन पाए हैं? क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, जेंडर और यौनिकता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने में कामयाब रहे हैं? देखा जाए तो इसका जवाब ना में है। तो चलिए आज फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे शैक्षणिक संस्थान ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया को रोकने में नाकामयाब रहे। शिक्षण संस्थान और होमोफोबिया। हमारा समाज पितृसत्तात्मक और होमोफोबिक विचारों से ग्रसित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमारे स्कूल भी तो इसी समाज का हिस्सा हैं जो इन होमोफोबिक और पितृसत्तात्मक विचारों की नींव को मजबूत करते हैं। ऐसे में हमारे स्कूल या दूसरे शिक्षण संस्थान कैसे LGBTQAI+ से आने वाले लोगों के लिए एक सेफ स्पेस बन सकते हैं? नतीजतन यहाँ भी उनके साथ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं आम हो चुकी हैं। जेंडर की बाइनरी के तहत हमारे स्कूलों में लड़के लड़कियों को अलग बिठाने की पूरी कोशिश की जाती है। लड़कों के लिए स्पोर्ट्स डे होता है तो लड़कियों के लिए डांस प्रोग्राम, लंच करने का वक्त अलग होता है, स्पोर्ट्स अलग होता है। ऐसे में इन स्कूलों से हम कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेयर फ्रेंडली होंगे, ये जेंडर और यौनिकता के अलग अलग पहलुओं को लेकर संवेदनशील होंगे? एक नामुमकिन सी बात लगती है ना। जेंडर और यौनिकता के आधार पर होने वाली ये शोषण और उत्पीड़न हमारे सामने अलग अलग रूपों में मौजूद है। जो स्टूडेंट खुद को पितृसत्ता के जेंडर बाइनरी से अलग पाते हैं, इसमें फिट नहीं पाते, उन्हें ना जाने स्कूलों में कितने तरह के शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। एक जर्नल बताता है कि जो स्टूडेंट खुद को इस जेंडर बाइनरी से अलग पाते हैं उन्हें दिन में कम से कम 8 बार होमोफोबिक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि जेंडर और यौनिकता के आधार पर होने वाली हिंसा का रूप हमेशा शारीरिक हो, फिजिकल हो। ज़्यादातर LGBTQAI+ से आने वाले स्टूडेंट्स को अपने स्कूलों में होमोफोबिक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है, होमोफोबिक व्यवहार का सामना करना पड़ता है और यह उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को उतना ही प्रभावित करता है जितना कि शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न। रिसर्च और आंकड़े बताते हैं कि ज़्यादातर LGBTQAI+ स्टूडेंट्स को उनके हाव भाव, उनके पहनावे, वे खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए होमोफोबिक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। सपोर्ट सिस्टम की कमी होना। हमारे स्कूलों में LGBTQAI+ स्टूडेंट्स के साथ उनकी जेंडर और यौनिकता के आधार पर भेदभाव और हिंसा होती है, यह एक तथ्य है। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि इस हिंसा और भेदभाव में कई बार स्कूल के शिक्षक और प्रशासन भी शामिल होते हैं। अक्सर हमारे स्कूलों में अगर छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर होमोफोबिक टिप्पणी की जाती है तो इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है और आगे चलकर यही टिप्पणियां बहुत गंभीर रूप ले लेती हैं। हमारे पाठ्यक्रम में पितृसत्तात्मक और रूढ़िवादी सोच हावी है। CSC यानी कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को इसमें अब तक शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में हमारे पाठ्यक्रम, हमारे स्कूल, हमारे शिक्षक कैसे जेंडर और यौनिकता के पहलुओं के प्रति संवेदनशील बनेंगे? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और केरला डेवलपमेंट सोसाइटी ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक स्टडी की। इस स्टडी में शामिल 52% ट्रांस स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके साथ उनके स्कूल में उन्हें फिजिकली और सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। पिछले साल की बात है, NCERT ने अपने वेबसाइट पर एक मैनुअल अपलोड किया था। इस मैनुअल में यह सिखाया गया था कि कैसे टीचर्स
ट्रांस समुदाय से आने वाले छात्रों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति संवेदनशील बन सकते हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? इस मैनुअल का विरोध हुआ। कहा गया कि यह जेंडर बाइनरी के अनुरूप नहीं है और इस मैनुअल को वेबसाइट से हटा लिया गया। ऐसा करना ना जाने कितने LGBTQAI+ समुदाय से आने वाले स्टूडेंट्स के अस्तित्व को खारिज करता है ना। लेकिन हमारे समाज में अक्सर यही होता आया है, स्कूलों के स्तर से लेकर नीतियों के स्तर तक। जब भी बात स्कूलों में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन को लागू करने की आती है, तब भी हमारा समाज विरोध ही करता है और कहता है कि क्या अब हमारे स्कूलों में स्टूडेंट्स को सेक्स जैसी अश्लील चीजें पढ़ाई जाएंगी? आखिर क्यों जरूरी है हमारे शिक्षण संस्थानों को जेंडर और यौनिकता के आधार पर समावेशी यानी इंटरसेक्शनल बनाने की? सिसजेंडर और हेटेरोसेक्सुअल स्टूडेंट्स के मुकाबले LGBTQAI+ समुदाय से आने वाले स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव और हिंसा होने की संभावना कई गुना अधिक होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों को, नॉन टीचिंग स्टाफ्स को जेंडर और यौनिकता के मुद्दे पर जागरूक किया जाए, संवेदनशील बनाया जाए, हिंसा और भेदभाव के खिलाफ कानून लागू किए जाएं, जो नीतियां पहले से मौजूद हैं उन्हें ठीक तरीके से लागू किया जाए, पाठ्यक्रम को, सिलेबस को अधिक संवेदनशील बनाया जाए, काउंसलर्स की नियुक्ति की जाए। स्कूलों को सिर्फ लड़का लड़की की रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक जेंडर बाइनरी तक सीमित ना किया जाए। जेंडर और यौनिकता के आधार पर होने वाले छोटे से छोटे भेदभाव, जैसे कि अगर किसी पर होमोफोबिक टिप्पणी की जा रही है तो इसे गंभीरता से लिया जाए, एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाए। अगर हमारे स्कूल, हमारे शिक्षण संस्थान जेंडर और यौनिकता के आधार पर समावेशी नहीं बनेंगे, संवेदनशील नहीं बनेंगे, तो इससे स्टूडेंट्स की एक बड़ी आबादी शिक्षा के अधिकार से, एक सेफ स्पेस के अधिकार से वंचित रह जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही समावेशी नारीवादी कंटेंट के लिए जुड़े रहें FII हिंदी के YouTube चैनल से।